चैप्टर 34। वो बोला हाँ मैं बहुत खुश हूँ रीमा, तुम नहीं जानती निया को सीईओ की पोजीशन पर देख कितना सुकून मिलता है मेरे दिल को। पिछले 25 साल से इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। आर्यन को प्रॉपर्टी से कुछ नहीं चाहिए, अब बस उस आयरा के पैर पीछे करवाने हैं, उसके बाद सब मेरी बच्ची का है। रीमा बोली आदित्य आप फिक्र ना करे, सब हमारी निया का होगा, वैसे भी वो गूंगी है, अब हमारा क्या ही बिगाड़ लेगी। इतना कह जोर से हंसने लग जाती है। रीमा आगे बोली आईने सुन है उस पर हमला हुआ है, मर जाती तो अच्छा होता है, हमारी सारी टेंशन ही खत्म हो जाती। आदित्य बोले नहीं, आगे वो मर गई तो उसके हिस्से की प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी, उसके जीते जी ही हमें धोखे से उससे प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवाने होगा। आर्यन से तो मैं आसानी से करवा लूंगा, टेंशन तो बस उस आयरा की है। अगर उसे पता चल गया कि ये सारी प्रॉपर्टी उसके और उसके भाई की है तो वो हम दोनों को निया के साथ चाय में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगी। रीमा इतराते हुए बोली वैसे हमने अच्छा किया जो निया और उस आयरा में गलत फहमी डाल दी, वरना जब देखो दीदी करके उसके गूंगी के आगे पीछे घूमती थी। दूसरी ओर मिस्टर भारद्वाज को दिखाया जाता है, वो अपने केबिन में अपनी चेयर पर बैठे अपने सामने खड़े अपने असिस्टेंट से कहते हैं आयरा और आर्यन की सिक्योरिटी बढ़ा दो, साथ ही साथ पता लगाओ आयरा पर हमला क्यों और किसने किया था। मिस्टर भारद्वाज का असिस्टेंट अपना सर हिला उसके केबिन से बाहर चला जाता है। मिस्टर भारद्वाज अपने मन में सोचते हुए कहते हैं आखिर किसी की आयरा से क्या ही दुश्मनी होगी, जो कोई उसे मारना चाहता है कौन वो। दूसरी ओर एक अंधेरे कमरे में बैठा आदमी अपने सामने बैठे गुंडे से बोला तुम्हें कहा था ना मुझे उस संयम की बीवी की लाश देखनी है, फिर क्यों कुछ नहीं कर रहे तुम। सामने सर झुकाए खड़ा गुंडा बोला जनाब छोटे जनाब ने मना किया है कुछ भी करने से। वो आदमी गुस्से से बोला उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की, मुझे बिना बताए ये फैसला लेने की, कुछ सोच। वो जनाब बोला जाओ तुम यहाँ से मेरे सामने उस लड़की की लाश लेकर आना, अगर उससे पहले तुम यहाँ आए तो मैं तुम्हें लाश बना दूंगा। उस गुंडे के जाने के बाद जनाब अपना फ़ोन निकाल एक नंबर डायल करते हैं, उधर से 2 ही रिंग में कॉल उठा ली जाती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की, भूल गया तू क्या किया था उस संयम ने। उधर से सार्थक बोला बाऊ जी मैं कुछ नहीं भूला, मैंने भी वो लाश देखी थी, मैंने भी उसके हाथों में खून देखा था, मुझे भी बदला लेना है, लेकिन मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि उसने ये सब किस लिए किया, आखिर वजह क्या थी वो सब करने की। उधर से उसके बाई जी की गुस्से से भरी तेज तर्रार आवाज समर्थ के कानों में पड़ती है 1 साल होने वाला है तुझे उन लोगों के बीच, लेकिन तू आज तक पता नहीं लगा पाया इस क्यों का, तेरे इस क्यों के चक्कर में मैं अपने बड़े बेटे की मौत का बदला नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकता मैं उस खून को, दर्द को, जख्म को, समझा तू। मैं उन दोनों को मार कर रहूंगा, उस संयम की आंखों के सामने उसकी उस नौटंकी बीवी को, समझा तू। इतना कह गुस्से में कॉल कट कर वो अपना फोन सामने मिरर में दे मारते हैं, वो टुकड़ों में बिखर कर जमीन पर गिर जाता है, जिसके हर अक्ष में समर्थ के बाऊजी की लाल तपती आंखें नजर आ रही थी। उधर समर्थ कॉल कट होने के साथ बालकनी से नीचे आरव और आरवी को देखता है। आरवी आरव को संभालते हुए गार्डन में वॉक करवा रही थी। आरव जैसे ही डिसबैलेंस्ड हो गिरने वाला होता है कि तभी दूसरी ओर से आकर आर्यन उसे पकड़ गिरने से बचा लेता है। आर्यन को देख आरव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। आर्यन को पास ही रखी चेयर पर बैठाते हुए बोला आज के लिए इतना काफी है। आर्यन आरव से पूछता है, आरव जवाब में अपना क्यूट फेस हमें हिला देता है। आर्यन आरवी को देख बोला तुम इसकी फिक्र मत करो, देखना ये जल्दी से ठीक होकर वापस से अपना स्कूल ज्वाइन करेगा, है ना आरव। आरव भी बदले में अपनी धीमी आवाज में बोला हाँ बिल्कुल, मैं फिर बड़ा होकर मेरी दी की मदद भी करूंगा, उनका ख्याल रखूंगा। ये सुन आरवी के चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है। आरवी आरव के सामने पंजों पर बैठकर बोली हाँ बिल्कुल, जल्दी से तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। तभी आर्यन आरवी से बोला तुम्हारा शादी करने का ख्याल नहीं है क्या। आरव एक तक आरवी को देख रहा था, वो अपने सवाल का जवाब सुनना चाहता था, वो जानना चाहता था कि आरवी आगे क्या करना चाहती है। आरवी कुछ बोलती उससे पहले ही आरव बोला मैं बड़े होकर अपनी दीदी की शादी करूंगा। ये सुन आर्यन हल्का सा मुस्कुरा कर बोला तुम बड़े होगे तब तक तुम्हारी दीदी कहीं बूढ़ी ना हो जाए। आरवी हैरानी से आर्यन को देख रही थी जो बिना पलके झपकाए बड़े प्यार से उसे ही देख रहा था। आरव एक बार आरवी को देखता एक बार आर्यन को, फिर कुछ सोच उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी। वो इतना भी बच्चा नहीं था कि कुछ समझे ना। पीछे से निया की आवाज आती है भाई भाई कहाँ है आप, भाई भाई बोल निया बाहर गार्डन में आ जाती है। निया की आवाज सुन आर्यन आरव के पास से उठकर निया की ओर जा उसे गले लगाकर बोला क्या हुआ छुटकी। निया धीरे से आर्यन के कान में बोली मुझे नहीं मिलवाओगे मेरी होने वाली भाभी से। ये सुन आर्यन हैरानी से निया को देखकर बोला ये क्या बकवास कर रही है तू, इतना बोल अपनी नजरें फेर लेता है।
नेहा आर्यन का चेहरा अपनी ओर कर बोली, फिर ये नजरें क्यों चुराई जा रही हैं? नेहा आर्यन के पीछे से झांककर आरवी को देखकर कहती है, ओह तो वो है मेरी भाभी, बड़ी ही क्यूट है। ये सुनना चाहते हुए भी आर्यन के चेहरे पर छुपाने के बाद भी मुस्कान नहीं छिपाई जा रही थी। नेहा आर्यन की मुस्कान को देख उसके कंधे पर मारकर बोली, तो हो गया कन्फर्म, वो मेरी भाभी है। ये सुन आर्यन के चेहरे पर शर्मा जाती है। वो बिना कुछ कहे अंदर चला जाता है। विवान और अरिन दोनों ही छत पर खड़े थे। विवान अरिन से पूछता है, तुमने अपना फैसला बदला डाइवोर्स का? अरिन के चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी, जिसे देख विवान समझकर बोला, गुड डिसीजन ब्रो, यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। उसके मुंह से फ्लो में ब्रो निकल गया था, जिस पर उसने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अरिन ने दिया था। अरिन थोड़ा इमोशनल हो बोला, एक बार फिर बोल, क्या बोला तूने? यही उम्मीद थी तुमसे, विवान अपने शब्दों को रिपीट करते हुए बोला। अरिन बोला, ये नहीं, इससे पहले। विवान सोचते हुए बोला, गुड डिसीजन। अरिन बोला, इसके बाद? विवान चिढ़ते हुए बोला, पता नहीं मैंने क्या बोला, छोड़, इतना बोल नीचे की ओर चला जाता है, लेकिन अरिन के चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी। विवान छत से नीचे आ सीढ़ियों पर खड़ा हो दीवार से अपना सर लगाकर बोला, विवान अपने इमोशंस को कंट्रोल कर यार, तुझे उसे अपनी असली फीलिंग नहीं दिखानी, सबसे छिपा कर रखनी है, समझा? इतना कह नीचे की ओर चला जाता है।